नदी किनारे तीन बहनों का घर, संघर्ष, त्याग और न्याय की कहानी भाग 1। नदी का वह पुराना घर सुखपुर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर। उफनती हुई नदी के किनारे एक बहुत पुराना और जर्जर मिट्टी का घर था। उस घर की दीवारें बारिश की मार से जगह जगह से छिल चुकी थीं और छत से अक्सर पानी टपकता था। इस छोटे से घर में तीन बहनें रहती थीं, गौरी, कविता और राधा। गौरी सबसे बड़ी थी, जो शांत, धैर्यवान और दोनों छोटी बहनों के लिए माँ जैसी थी। दूसरी बहन कविता थी, जो बहुत मेहनती थी और शहर जाकर एक रईस जमींदार के घर बर्तन चौका करने का काम करती थी। सबसे छोटी थी राधा, जो अभी बहुत नादान थी, अतीत का काला साया। एक समय था जब ये तीनों बहनें गांव के सबसे बड़े और आलीशान मकान में रहती थीं। उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गौरी और कविता उनकी पहली पत्नी की संतानें थीं। मां के गुजर जाने के बाद पिता ने वसुंधरा नाम की महिला से दूसरी शादी की, जिससे राधा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ ही सालों बाद पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पिता के जाते ही सौतेली मां वसुंधरा ने अपना असली रंग दिखाया। उसने धोखे से सारी जायदाद और आलीशान हवेली अपने नाम करवा ली। उसने गौरी और कविता को तो अनाथ समझकर धक्का मारकर घर से निकाल ही दिया। साथ ही अपनी सगी बेटी राधा को भी अपने स्वार्थ के आगे छोड़ दिया। उसने तीनों बहनों को नदी के उस पार इस टूटे फूटे घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। भाग 2। एक उदास सुबह और पुराना आंगन। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गौरी रसोई के चूल्हे के पास बैठी थी। सूखी लकड़ियां धीरे धीरे सुलग रही थी और उससे निकलता धुआं गौरी की आंखों में आंसू ला रहा था। तभी कविता बाहर नदी से पानी भरकर लौटी। उसके कपड़े पानी के छींटों से हल्के भीगे हुए थे। कविता ने पानी का घड़ा जमीन पर रखा और उदास होकर गौरी के पास बैठ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, दीदी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या सच में हमारा भी कभी कोई बड़ा घर था। वह बड़ा सा आंगन, वह नीम का पेड़ जहां हम सावन में झूला झूलते थे, क्या वह सब बस एक सपना था जो हमने मिलकर देखा था। गौरी ने चूल्हे में लकड़ी डालना रोक दिया। उसने नम आंखों से कविता की तरफ देखा और बोली, नहीं कविता, वह सपना नहीं था, वह सब सच था। वह आंगन, वह दीवारें, हर कोना हमारा ही था। जहां कभी माँ की हंसी गूंजती थी और पिताजी हमें शाम को कहानियां सुनाते थे। लेकिन सच यह भी है कि अब वह हमारा नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें जब छीन ली जाती हैं तो वे सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं, वापस नहीं आती है। सुनकर छोटी बहन राधा भी उठ गई, जो कोने में सो रही थी। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन दीदी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या गलत किया था? गौरी ने दोनों बहनों को गले से लगा लिया और धीमे स्वर में कहा, शायद हमारी किस्मत में यह संघर्ष लिखा था। लेकिन याद रखना, नदी की लहरें कितनी भी उग्र क्यों न हों, वे किनारे के पत्थरों को मजबूत ही बनाती हैं। भाग 3। बारिश की रात और खौफनाक साया। कुछ महीने बीत गए। अब गांव में मानसून का मौसम आ चुका था। हर रोज मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, जिससे तीनों बहनों का घर खतरे में आ गया था। एक रात बारिश बहुत तेज थी, छत से पानी लगातार टपक रहा था। तीनों बहनें सो नहीं पा रही थीं और घर के एक सूखे कोने में सिमटकर बैठी थीं। तभी कविता ने खिड़की से बाहर देखा। रात का गहरा अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी, नदी की लहरें बहुत डरावनी आवाज कर रही थीं। अचानक कविता की नजर नदी के किनारे पर पड़ी। दीदी, देखो वहां कोई है। कविता अचानक खड़ी हो गई। गौरी और राधा ने भी खिड़की से बाहर झांका। दूर पानी के किनारे किसी की परछाई हिल रही थी। वह कोई इंसान नहीं लग रहा था, क्योंकि वह पानी के ऊपर तैरता हुआ महसूस हो रहा था। बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि वह कोई रहस्यमय साया था, जो उनकी झोपड़ी की तरफ ही देख रहा था। राधा डर के मारे कांपने लगी। गौरी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और भगवान का नाम लेने लगी। वह पूरी रात तीनों बहनों ने बिना सोए खौफ के साए में गुजारी। भाग 4। कविता की परेशानी और मालिक की हमदर्दी। सुबह हुई तो बारिश थोड़ी थमी। घर की छत को ठीक करने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। गौरी ने कविता से कहा, कविता,
आज तुम काम पर मत जाओ, मुझे रात के उस साए से डर लग रहा है। अगर तुम चली गईं तो हम अकेले कैसे रहेंगे? कविता ने अपनी बड़ी बहन के हाथ थामे और कहा, नहीं बहन, मैंने रात भर बहुत सोचा है। अगर मैं आज रुक गई तो हमारी उम्मीद भी रुक जाएगी। घर का क्या होगा पता नहीं, अब सब भगवान के भरोसे है। लेकिन अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हमारा आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। तुम वादा करो, कुछ भी अजीब हो तो तुम मुझे तुरंत बुला लोगी। गौरी ने भारी मन से कविता को विदा किया। कविता सुबह सुबह ही शहर के जमींदार मालिक के घर काम के लिए निकल गई। पूरे दिन काम करते हुए कविता के चेहरे पर आज वह चमक नहीं थी जो हर दिन होती थी। वह चुपचाप बर्तन मांज रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसके मालिक, जो एक भले इंसान थे, उन्होंने कविता की यह हालत देख ली। मालिक ने पास आकर पूछा, कविता बेटी, आज तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों हो? कविता ने अपनी आंखें झुका ली। कुछ नहीं मालिक, बस थोड़ा थक गई हूँ। मालिक मुस्कुराए और बोले, मुझसे झूठ मत बोलो कविता, तुम्हारी आंखों का डर कुछ और ही कह रहा है। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब कविता ने रोते हुए अपने परिवार की पूरी कहानी, सौतेली माँ का धोखा, नदी किनारे का वह जर्जर घर, और कल रात नदी किनारे दिखा वह भयानक साया, सब कुछ मालिक को सच सच बता दिया। मालिक ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना और गहरी सोच में डूब गए। भाग 5। सौतेली माँ का षड्यंत्र और सरपंच की क्रूरता। इधर गांव में सौतेली माँ वसुंधरा चैन से नहीं बैठी थी। उसे डर था कि कहीं तीनों बहनें बड़ी होकर कानूनी तौर पर हवेली वापस न मांग ले। इसलिए उसने गांव के लालची सरपंच के साथ मिलकर एक नई साजिश रची थी। उसी दोपहर जब कविता काम पर थी, गौरी और राधा घर की छत पर मिट्टी लगा रही थी, तभी सरपंच अपने कुछ गुंडों के साथ वहां आ धमका, अरे ओ लड़कियों, नीचे उतरो। सरपंच ने चिल्लाकर कहा। गौरी डरते हुए नीचे आई। क्या बात है सरपंच जी? सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, यह सरकारी जमीन है, नदी किनारे तुम लोग अवैध रूप से रह रही हो। तुरंत इस झोपड़ी को खाली करो वरना हम इसे तोड़ देंगे। राधा रोने लगी, सरपंच जी, हमारी माँ ने हमें घर से निकाल दिया, अब आप हमें इस टूटे घर से भी निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? सरपंच ने हंसते हुए कहा, तुम लोग कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, घर लेने की उम्मीद तो दोबारा मत पालना। इतना कहकर सरपंच ने अपने आदमियों से उनकी झोपड़ी की दीवारें गिराने को कहा। गौरी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की तो गुंडों ने उसे धक्का दे दिया। भाग 6। रहस्यमयी साये का सच और इंसाफत भी। अचानक मौसम बदल गया, काली घटाएं छा गईं और दिन में ही अंधेरा हो गया। नदी का पानी खौलने लगा और एक भयानक गर्जना हुई। वही रहस्यमयी साया जो कविता ने रात को देखा था, नदी के पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आ गया। सभी लोग डर के मारे जम गए। सरपंच और उसके गुंडे थर-थर कांपने लगे जैसे ही वह साया रोशनी में आया। गौरी की चीख निकल गई, पिताजी, हाँ, वह कोई भूत या दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि उनकी रक्षा करने आई उनके स्वर्गीय पिता की आत्मा थी। पिता की आत्मा ने सरपंच की तरफ जलती हुई आंखों से देखा और गरजते हुए कहा, लालची सरपंच, तूने मेरी बच्चियों को सताया है। वसुंधरा के साथ मिलकर तूने जो पाप किया है उसकी सजा तुझे यहीं भुगतनी होगी। उसी समय शहर के जमींदार, कविता के मालिक, पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। कविता भी उनके साथ थी। मालिक असल में शहर के एक बड़े सरकारी अफसर और वकील के दोस्त थे। उन्होंने कविता की कहानी सुनकर तुरंत वसुंधरा के खिलाफ धोखाधड़ी का वारंट निकलवाया था। पिता की आत्मा को देखकर सरपंच घुटनों पर गिर गया और अपनी सारी सच्चाई उगल दी। मुझे माफ कर दो, वसुंधरा ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं इन तीनों को गांव से भगा दूं और उनकी बची कुची जमीन भी हड़प लूं। पुलिस ने तुरंत सरपंच और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ने गांव की हवेली पर छापा मारकर सौतेली मां वसुंधरा को भी सलाखों के पीछे डाल दिया। भाग 7। नया सवेरा जैसे ही न्याय हुआ, नदी का पानी शांत हो गया। पिता की आत्मा ने
तीनों बहनों की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि असीम प्यार था। उन्होंने गौरी, कविता और राधा के सिर पर अदृश्य हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। गौरी ने रोते हुए कहा, पिताजी, हम अब कभी नहीं डरेंगे। पिता की आत्मा धीरे से मुस्कुराई और नदी के पवित्र जल में विलीन हो गई। जमींदार मालिक ने आगे बढ़कर कहा, बेटियों, अब अन्याय का अंत हो चुका है। तुम्हारी सौतेली माँ जेल जा चुकी है और तुम्हारी पिता की हवेली अब कानूनी तौर पर तुम तीनों की है। चलो, अपने असली घर वापस चलो। तीनों बहनों ने रोते और मुस्कुराते हुए नदी किनारे के उस पुराने घर को आखिरी बार देखा, जिसने उन्हें संकट के दिनों में आसरा दिया था। अब वे अनाथ नहीं थीं, वे आत्मनिर्भर और एकजुट थीं। वे तीनों हाथ में हाथ डाले अपनी बड़ी हवेली की तरफ चल पड़ी, जहां एक नया और खुशहाल सवेरा उनका इंतजार कर रहा था। कहानी की सीख, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो और अपने कितने भी पराये क्यों न हो जाएं, अगर आपस में एकता और सच्चाई हो तो अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।